डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। टुडे वी डिस्कस इंग्लिश चैप्टर दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम आरसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, अगर आपकी इंग्लिश 30 मार्क्स की आ रही है, 50 मार्क्स की आ रही है, उसमें 10 क्वेश्चन तो आरसी के ही रहते हैं। अगर आप आरसी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आपके 10 मार्क्स रहते ही रहते हैं। आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, जब एसएससी में भी जो 5 क्वेश्चन की फॉर्मेशन रहती है, जो मेंस में जाते हो, अगर टियर 2 की बात करते हो, उसमें तो 2 से 3 पैराग्राफ आते हैं आरसी के। ठीक है, तो अब बच्चों को ये नहीं पता होता कि आरसी को अटेम्प्ट कैसे करना है, कि अगर हमारे पास इतना बड़ा कोई पैराग्राफ आ जाता है उसको कैसे रीड करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उस पे हम कुछ टिप्स मैंने देने जा रही हूँ। ठीक है, तो जिससे आप इजीली जो आरसी है उसमें से अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। फर्स्ट कहते हमारे टिप्स हैं किसके लिए, मोर मार्क्स फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन द पैसेज। सबसे पहले क्या रहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। किस बारे में स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ बच्चा। रीडिंग आरसी को पढ़ने के 2 मेथड है, जो मोस्ट पॉपुलर 2 मेथड रहते ही रहते हैं। अब फर्स्ट मेथड क्या कहता है और सेकेंड मेथड क्या कहता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या रहता है, कहते हैं द कंजर्वेटिव अप्रोच टू सॉल्विंग द पैसेज, टू रीड द पैसेज फर्स्ट एंड देन गो टू द क्वेश्चन एंड सॉल्व देन। पहली अप्रोच क्या कहती है कि आप पैसेज को पढ़ो। ठीक है, पैसेज को पढ़ो और जो चीज़ आपको लगती है इम्पॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है, जैसे ये कॉम्प्रीहेंशन, ये ले लीजिए कि आपका कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, मीन्स आपके सामने ये कॉम्प्रीहेंशन आ गया, तो इसमें आपने क्या क्या हाईलाइट करना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट यू नीड टू फाइंड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ फर्स्ट, अप्रोच टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, रीड द पैसेज फर्स्ट देन क्वेश्चन सोल्व। तो ये क्या होगी, इसके हाईलाइटेड होगी जिसके रिगार्डिंग हमें पता है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्या रहता है, पहले आप एक बार पैसेज को रीड कीजिए। ठीक है, और जो हाईलाइट है उसको, जो मेन चीज़ है उनको हाईलाइट कीजिए और उसके ही रिगार्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चों को रहता है कि नहीं इतना ज़्यादा पैरा पढ़ना मुश्किल रह जाता है, जब कुछ बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जैसे कि पहले पैसेज पढ़ा तो पैसेज में जो हाईलाइट चीज़ की वो भूल गए, फिर क्वेश्चन को पढ़ा और फिर देन फिर पैसेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसके लिए उन बच्चों के लिए एक सेकेंड अप्रोच भी है। सेकेंड अप्रोच उसको क्या कहते हैं, बॉटम अप अप्रोच कह रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच में क्या होगा कि आप पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए। मींस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, जैसे एक थीम पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, कोई वोकैब पूछी है या कोई मेन आइडिया पूछा है। ठीक है, जो भी उन्होंने पूछा है उनको एक साथ हमने साइड पे लिख लिया, जब अपने माइंड में देख लिया भी उन्होंने ये 4 या 5 टर्म्स हमसे पूछ रखी हैं। फिर आप पैसेज पे आइए, जहाँ जहाँ आपको लगेगा भी हाँ ये इस टर्म की बात हो रही है, और आप ईजिली उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है दैट यू हैड आइडिया व्हाट टू लुक इन द कॉम्प्रीहेंशन, अल्टीमेटली यू आर अ बेटर जज टू अप्रोच इज़ द बेस्ट। तो अब आपने देखा है कि आपको किस में कंफर्टेबल रहते हो, कि पहले आपको ये 2 अप्रोच ही सबसे अच्छी रहती हैं। कि आप पहले, कई बच्चे होते हैं जिनको पहले पैसेज पढ़ना कंफर्टेबल रहता है, देन वो क्वेश्चंस करते हैं, पर जो मैं बोलूँगी क्वेश्चंस, बॉटम अप अप्रोच इज़ द बेस्ट। बॉटम अप अप्रोच इज़ द बेस्ट। पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, फिर देन आप पैराग्राफ पे जाइए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, बाकी आप अपने 50 से 100 पैराग्राफ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको लगता है जो अप्रोच आपके लिए बेस्ट है आप उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट आ गया वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज़ अ मस्ट। इंग्लिश करने जा रहे हो तो वोकैब तो अपनी अच्छी होनी ही चाहिए। ठीक है, वोकैबुलरी का मतलब, वोकैबुलरी मीन्स आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर गुड वोकैबुलरी होगी तो आपको उसमें काफ़ी कुछ बहुत जल्दी आपको पैराग्राफ पढ़ना और समझना बहुत इजी हो जाता है। आप कहीं पे भी पजल नहीं होते। ठीक है, when you do not know the meaning of the word it become very difficult to understand the gist of the comprehension। अगर आपको काफ़ी सारे मैक्सिमम, आपको लग रहा है हर एक लाइन में मुझे एक वर्ड नहीं समझ आ रहा हर एक लाइन में, तो आप उसका जो समरी है पैराग्राफ की वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है जी, हैविंग अ गुड वोकैबुलरी मेक यू अंडरस्टैंड द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मच ईजियर। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है जो हमारा आरसी है वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब पूछोगे मैम हम अपनी वोकैब अच्छी कैसे करें। ठीक है, वोकैब की बात तो मैम ने बता दी, तो वोकैब अच्छी करने का भी कुछ टिप्स हैं, आप साथ साथ में आप मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट रीडिंग इन इंग्लिश एनीथिंग। आप कुछ भी पढ़िए इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़िए।
आप कोई नॉवल पढ़िए, कोई बुक पढ़िए, कोई आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, कुछ भी, न्यूज़पेपर, स्टोरीज, कॉमिक्स, टेक्स्ट बुक, एनीथिंग दैट कीप यू इमर्स्ड इन द इंग्लिश। न्यू वर्ड ग्रेजुअली सिंक इन टू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बिकम फेमिलियर। अगर आप न्यू वर्ड डेली में न्यू वर्ड पढ़ रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं, तो आप उसके साथ बहुत फेमिलियर हो जाते हो। ठीक है, कोई भी वर्ड आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार पढ़ते हो तो आप उस वर्ड के साथ फेमिलियर हो जाते हो, और तो आपके लिए वो बहुत ईजी रहता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, कीप अ नोटबुक एंड नोट डाउन द न्यू वर्ड्स यू लर्न टुडे एंड रिवाइज देम द। ठीक है, उसको डेली बेसिस पे उसको डेली बेसिस से आपने क्या करना है, मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उनको क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। जैसे मैंने आज 10 वर्ड सीख लिए, ठीक है, अगर मैं कल 10 वर्ड न्यू सीख रही हूँ तो पहले मैं पिछले 10 वर्ड्स को रीडिंग लूँगी, और तीसरे दिन मैं अगर नेक्स्ट नए 10 वर्ड सीख रही हूँ तो मैं पहले ये वाले और ये 20 वर्ड को रीडिंग दूंगी। तो ऐसे क्या है, आप डेली वर्ड्स पढ़ते हो तो आप उनके साथ फेमिलियर हो जाते हो। ठीक है, तो कीप अ टारगेट एंड शेड्यूल टू लर्न अ सर्टेन नंबर ऑफ अ वर्ड्स। आपने एक टारगेट बनाना, जैसे 10 वर्ड या 20 वर्ड मैंने रोज़ सीखने ही सीखने हैं, और इससे ही अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाना है हमने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या है, डू अ मेंटल मैथ क्विकली। तो अब मैंने आपको पहले ही बोला था, इसमें क्या है 5 to 10 इसकी मार्किंग रहती है। तो कहते हैं ऑफन स्टूडेंट्स फील दे आर नॉट एफिशिएंट इन सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर, कि वो अच्छा आरसी में अच्छे नहीं है। उसके 3 फैक्टर क्या है, उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और टाइम फैक्टर। 3 चीज़ें उनको मुश्किल लगती हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि बाकी इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी जा रही है तो आरसी में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आरसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा सकते। जैसे आपको वोकैब, अगर आपकी वोकैब तीनों में से कुछ भी अच्छा है, अगर वोकैब अच्छी है तो उसमें सिमिलर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड उठा लीजिए। अगर आपको लगता है आपको थीम ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि जो थीम है वो बहुत बार रिपीटेड होता है, जैसे सेंट्रल आइडिया जो थीम बोल रहे हैं, तो उस पर ही आप कम से कम देखोगे 20 से 30 बार एक पैराग्राफ में थीम की बात की जाती है। जैसे कुछ भी नॉलेज पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉलेज वर्ड आपको कितनी बार देगा कि हाँ इस टॉपिक के बात कर रहे हैं। जैसे पॉपुलेशन पे बात हो रही है, ठीक है, कुछ भी कोई भी फैक्टर पे बात हो रही है, ठीक है, साइंटिफिक कोई भी फैक्टर से बात हो रही है, सैटेलाइट्स पे बात हो रही है, मार्स पे बात हो रही है, तो वो वर्ड बहुत बार रिपीटेड होता है। तो सेंट्रल आइडिया जो उसका सेंट्रल थीम रहता है वो फाइंड आउट करना बहुत ईजी रह जाता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मोस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आर कॉम्प्लेक्स। तो मैक्सिमम क्या होता है, दो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब अलग अलग इशू पे भी रहते हैं तो मुश्किल रहते हैं। तो यूजली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेकन फ्रॉम साइंटिफिक रहते हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक टाइप रहते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स बेसिस रहते हैं, फाइनेंशियल बेसिस रहते हैं। तो उसका क्या करना है, तो आपको उसमें क्या है, उसमें आप पजल हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन रीड द सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन एज मैनी एज पॉसिबल। भी डेली बेसिस पे आपने घर में बैठा लेना है कि मैंने सुबह शाम एक आरसी सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, तो हर फील्ड पे सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि मेरे को स्पोर्ट अच्छा लगता है तो मैं स्पोर्ट्स वाला पोर्शन ही पढ़ूंगा, तो उसके साथ के आरसी करूँगा। जब मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, सभी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं आता है, तो आप कोई भी साइंस, आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सारे पैसेज डेली बेसिस पे आप में पढ़ने हैं। तो मैं आपको बोलूँ, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो ये सारे टॉपिक बहुत ईजिली कवर हो जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर एक तरह का टॉपिक आएगा, इकोनॉमिक्स लेवल, फाइनेंशियल, लिटरेचर, कोई है ना साइंटिफिक, सारे टॉपिक डेली रहते हैं, डेली में रहते हैं। तो अगर आप डेली वो टॉपिक रीड करते हो तो आप उनके साथ फेमिलियर हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, फोकस बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं, ध्यान उनका कहीं और होता है। कहते हैं इट इज़ द अनयूजुअल फॉर एनी पर्सन टू वंडर समवेयर वाइल रीडिंग समथिंग इज अनइंटरेस्टिंग। जो हमारा इंटरेस्ट का नहीं रहता तो हम पढ़ते तो जाते हैं पर हमारा माइंड कहीं और रहता है। ठीक है, व्हेन यू फाइंड कॉम्प्रिहेंशन डल, डिफिकल्ट एंड अनइंटरेस्टिंग, योर आइज रन थ्रू द सेंटेंस बट माइंड वंडर्स समवेयर एल्स। आपकी कोई अनइंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं, आप पढ़ तो लेते पर आपका माइंड कहीं और होता है। पर इससे क्या होगा कि आप कुछ भी 10 मिनट लगा के आप पैरा जरूर पढ़ लोगे पर उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप उसको समराइज़ नहीं कर पाओगे। तो इसका यही सोल्यूशन है, अपने माइंड को आपने फोकस रखना है कि मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ना है, ये मेरे एग्ज़ाम का
मैटर है, ठीक है। तो अपना माइंड इधर उधर नहीं लेके जाना, कोई बात नहीं, घर जाके आप अपना माइंड जितना मर्जी घुमा सकते हैं, पर पेपर में फोकस ऑन एग्जाम ओनली, ठीक है। तो अब रीडिंग स्पीड भी बहुत मैटर करती है। अब रीड करने के दो मेथड है, एक तो बोल के करना है, जैसे डू नॉट मूव योर लिप्स वाइल, है ना, जैसे आप फास्ट में बोलो डू नॉट मूव योर लिप्स वाइल रीडिंग इट सो यू डाउन, है ना, तो ऐसे भी बोल सकते हो। पर ये अगर मैं बोल के रीड करती हूँ तो उसमें क्या है, मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। जब हम आँखों से इसको रीड करते हैं, हम आँखों से देख के मन में रीड करते हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ के देखिए, और लिप्स को हिलाने में और मन में पढ़ने में बहुत फ़र्क रहता है, इसलिए डू नॉट मूव योर लिप्स वाइल रीडिंग इट स्लो योर डाउन, तो ये आपको स्लो कर देते हैं, ठीक है, आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। मैं आपको वही बोल रही हूँ, आई हाईली रिकमेंडेड दिस टेक्निक इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड योर क्विकली, ठीक है, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये मेरी तरफ से कि आप मन में रीड कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या रहता है, मेरी टिप क्या है, नेक्स्ट क्या है कि सॉल्व प्रीवियस पेपर्स, प्रीवियस एग्ज़ाम को सॉल्व कीजिए, कि आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर सके किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। दैट यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन, आपको पता चल जाए कि एक पैराग्राफ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पूरी वकैब रहती है, सेंट्रल आइडिया रहता है, जो कुछ भी उसमें ऑल नॉलेज दी रही है, स्पोर्टिंग डिटेल रहती है, मेन आइडिया तो पूछेंगे, जो स्पोर्टिंग डिटेल रहती है तो वो भी आपके साथ वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सारा कुछ करने के बाद हम एक बार एक छोटा सा पैराग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या रहता है, वाइल सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट होम डोंट टू ट्राई फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड यू फाइंड देयर विद द डिक्शनरी। जब आप घर पे पढ़ने लगते हो तो क्या करता है बच्चा, आरसी पढ़ने लगा है, साथ में डिक्शनरी रखी, हर एक वर्ड का मीनिंग देख रहा है, ठीक है, दैट इज़ गुड, देखना चाहिए, आपको मीनिंग भी आना चाहिए, बट आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब नहीं, आपने एक बार आरसी पूरा अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो उसके बाद अब आपको हाईलाइट कर लो, जो आपको वर्ड लगता है कि मुश्किल है उसको आप अपने टाइम में सॉल्व करने के बाद उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात रहती है कि तो इसमें क्या है कि आप पेपर में आपको लगता है ना कि नया वर्ड आ रहा है, तो उसको गैस लगा के भी, जो आगे पीछे की उसकी पूरा सेंटेंस बन रहा है तो उसका गैस लगा के भी आप वर्ड को उसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो कि पूरे सेंटेंस के हिसाब से इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। पर न्यू वर्ड जानना बहुत अच्छी बात है, पर ये नहीं है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि हाँ मैंने सोचा मैं 10 मिनट में आरसी करके देखूंगी, तो उसमें क्या है कि 10 मिनट में साथ में डिक्शनरी खोल रही है और सबका मीनिंग देखे जा रहे हो। एक बार प्रैक्टिस करके देखो, और आफ्टर द आपको लग रहा है कि मेरा कंप्लीट हो गया, तो यू मे चेक द मीनिंग आफ्टर द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उसके रीड करने के बाद आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डोंट ड्रॉ ऑन आउटसाइड नॉलेज। कोई भी टॉपिक ऐसा आ गया जिसके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है, तो इसके बारे में ये नहीं है, जो आपको नॉलेज है आप उसको भी इसमें पुट करोगे, जो पैराग्राफ में लिखा है उसके रिगार्डिंग ही आपने आंसर देना है। डोंट मेक कंक्लूजन विच आर नॉट इन द कॉम्प्रिहेंशन through you are well aware of the topic mentioned in the passage and you should not bring your own knowledge, अपनी नॉलेज को हाईलाइट नहीं करना इसमें into the answer, just stick the information given the comprehension। जो कॉम्प्रिहेंशन में इंफॉर्मेशन दी गई है आपने वही यूज़ करनी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ओवरकम पैनिक। तो पैनिक नहीं होना, सबसे पहले क्या है कि पैनिक नहीं होना while focusing on the passage। if you stare at the letters or the long time your eyes feel some uncomfortable, आपको कोई वर्ड नहीं आता है ना तो आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो, तो कुछ नहीं करना, पैनिक नहीं करना, पूरे पैराग्राफ को इजी से पढ़ना है और ऑल इज़ वेल वाला फंडा आपने अपने मन में रखना है, ठीक है, और देन ही आप क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे। पैनिक बिल्कुल भी होना, और पैनिक नहीं होना, और अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ नहीं करना है। ये नहीं यार इतना बड़ा तो पैराग्राफ में कैसे रीड करूँगा, मैं क्वेश्चन कैसे करूँगा, मेरे पास तो सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, तो ऐसे नहीं करना, ना तो पैनिक होना है। अगर पैनिक हो गए तो अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ करोगे, ना ही अपने कॉन्फिडेंस को हमने लूज़ करना है, ठीक है। तो अच्छे से उसको पढ़ना है और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आना है, ठीक है, मोटिवेट करना है अपने आप को। तो नेक्स्ट क्या रहता है, लर्न व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, ठीक है। बाकी तो जो मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 मेथड मैं आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जो मैंने आपको सारे टिप्स दिए हैं वो फ्लेक्सिबल हैं,
और एट लास्ट जो रहती है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बाकी आपकी ऑप्शनल है, आपको आरसी कैसे करना इजी लगता है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर आरसी, ठीक है। एक हम आरसी भी डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से करवा देती हूँ। पहले आप पैराग्राफ को भी रीड कर सकते हो और आप पहले क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हो। अगर मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ तो क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ क्रैश ऑफ B059, मीन्स रीजन ऑफ क्रैश। पहला क्वेश्चन ये हो गया, हाईलाइट हो गया मेरा। हु गोट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट क्लूज अबाउट B059, रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड आउट क्लूज, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ठीक है। तो नेक्स्ट 059 गोट क्रैश एट विच प्लेस, कहाँ पे वो क्रैश हुआ। वट कुड बी एज्यूम, तो आप इस पैसेज से क्या एज्यूम करते हो, ये तो पैसेज पढ़ेंगे तब भी पता चलेगा। और उसमें हाउ मैनी पैसेंजर्स डाइड, तो उसमें कितने पैसेंजर की डेथ हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, अब हम पैराग्राफ पे चलते हैं। अब क्वेश्चंस पढ़ लिए हमने, पैराग्राफ पे हम थोड़ा सा रखते हैं, ठीक है। कहते हैं इंडियन एयरलाइंस हैड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसको एक बार मन में पढ़ के देखिए, मैं तो बोल के समझाऊंगी, ठीक है, मन में रीड करके देखिए। द बेस्ट वे, बेस्ट टेक्निक, बेस्ट वे, ठीक है। फिर आप एक बार खुद इसको पोज करके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखिए, जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ये नॉलेज जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप नॉलेज जरूर शेयर कीजिए। तो कहते हैं इंडियन एयरलाइंस हैड नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द इंसिडेंट अकर इन द फेलियर ऑफ एन एयरप्लेन इंजन। It was 1989 Indian airline B059 got crash in the middle of Indian Ocean। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो कहाँ पे वो क्रैश हुआ था, इंडियन ओशन। 205 पैसेंजर डाइड, ये भी क्वेश्चन था। देयर वॉज नो क्लूज अबाउट B059, सम सेज इट गोट क्रैश, कुछ कह रहे थे ये क्रैश हो गया, बट सम सेड इट गोट लॉस्ट, ये लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो पैसेंजर रिलेटिव्स वर वरीड अबाउट देयर डियर वंस। द गवर्नमेंट डिक्लेयर द इशू B059 एज अ प्रायोरिटी। इंडियन नेवी वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, इंडियन नेवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी इसको फाइंड आउट करने की। आफ्टर अ ईयर, एक साल बाद, फिशरमैन फाउंड अ ब्लैक बॉक्स ऑफ 059 विच कन्फर्म्ड अबाउट द क्रैश ऑफ इंडियन एरोप्लेन B059 ड्यू टू द इंजन फेलियर। तो इसमें क्या है कि उनको क्लू मिल गया था और जो ब्लैक बॉक्स मिल गया था जो एरोप्लेन में रहता है, तो उससे उन्हें पता लगा कि इंजन फेलियर हो गया, तो वो क्रैश हो गया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। रीज़न क्या था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, इंजन फेलियर, लास्ट इंजन फेलियर, तो क्या रहेगा इसका, इंजन फेलियर। तो ये क्रैश विद बर्ड, ये तो है ही नहीं था। कैचेस फायर, पायलट फेलियर, इसका तो कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो हु गोट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेवी को, ऊपर लिखा हुआ ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रायोरिटी इंडियन नेवी वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड B059, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, B059 गोट क्रैश एट विच प्लेस, तो सबसे पहले ही किया था, सबसे सेकेंड लाइन इसकी रही थी, तो ये कहाँ था, इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा थर्ड का, इंडियन ओशियन, ठीक है। वट कुड बी एज्यूम फ्रॉम द पैसेज, हमने पैसेज पढ़ लिया, अब आप क्या एज्यूम करते हो। इट वॉज एयरलाइन मिस्टेक, नो, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, अपने से कुछ नहीं लगाना, ठीक है। जो पैसेज में दिया है उसी इन्फॉर्मेशन से हमने यूज़ करना है। गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी स्टेप, ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो प्रायोरिटी में रखा था इसको, ठीक है। इंडियन नेवी डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, ऐसा भी कुछ नहीं है। और नन ऑफ दिस, ये तो तीनों कुछ इनका मीनिंग नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मैनी पैसेंजर्स डाइड, कितने थे, 205, तो इसमें मेंशन था कि कितने पैसेंजर डाइड हुए, तो 205 थे, उसमें सारे के सारे पैसेंजर की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो एक बार आप आंसर भी एंड में दे रखे हैं, इनको मिला सकते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ इंजन फेलियर, इंडियन नेवी, इंडियन ओशियन, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ट्रू, पैसेंजर 205 पैसेंजर्स वर किल्ड, ठीक है। देयर इज द बेस्ट वे टू सॉल्व आरसी एंड गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो आपके बहुत एग्जाम में सबसे ज़्यादा इनका मार्किंग रहती है, तो इसको इसी मेथड से आप ट्राई करके देखो, और प्रैक्टिस मस्ट, ठीक है। ऐसे नहीं आपने एक वीडियो सुनी और एग्जाम में सीधा जाके आप कर रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट, प्रीवियस एग्जाम उठाइए, ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कीजिए, तो प्रैक्टिस मस्ट, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए बहुत अच्छे मार्क्स के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है।
ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने सोशल मीडिया पे शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पूरी अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है तो पूरी इंग्लिश सीरीज़ देखिए, जिसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।